अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम फाइलम पोरीफेरा के अंदर जो है मेंटेनेंस फंक्शंस को देखेंगे। स्पॉन्जेस के अंदर किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को मेंटेन करते हैं वो हमने देखना है। इसमें सबसे पहले उनकी फीडिंग बताई है। इसमें आप फीडिंग की हेडिंग डाल सकते हैं कि स्पॉन्जेस जो है ये किस पे फीड करती हैं। ये उन पार्टिकल्स पे फीड करती हैं जिनका बहुत ही छोटा साइज़ होता है, 0.1 से लेकर 50 माइक्रोमीटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो पानी में मौजूद होते हैं उनके ऊपर ये फीड करती हैं। इनका फूड जो होता है वो छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एल्गी होते हैं, प्रोटिस्ट होते हैं, दूसरा पानी में सस्पेंड हुआ हुआ ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, अब वो पानी को कैसे अपने पास लेके आती हैं? आपको पता है कि पानी के अंदर ये सारा कुछ होता है और ये फ़िल्टर फीडिंग करती हैं और ये जो इनका शिकार होता है आहिस्ता आहिस्ता स्पॉन्ज के अंदर आता है और फिर बाद में स्पॉन्ज उसको इस्तेमाल कर लेती है। आपको सारा मेथड पता है कि वो किस तरीके से आता है कि वो फूड जो होता है वो फ़िल्टर करता है, कोइनोसाइड्स होते हैं उसको फ़िल्टर करते हैं, उसके कॉलर पे फूड जो है वो ट्रैप हो जाता है और देन वो फूड वैक्यूल की फॉर्म में उसके अंदर चला जाता है। इसके अलावा कहते हैं कि हमारे पास जो कोस्टल वाटर है, जो साहली समंदर का पानी है, वहाँ पर जो गदलापन है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर टर्बिडिटी होती है। वहाँ पर पानी जो है क्योंकि वहाँ पर लोग गंद वगैरह फेंकते हैं, कूड़ा करकट, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंद होता है। तो ये जो साहिल समंदर के कॉर्नर्स के एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पर ये स्पॉन्जेस पाई जाती हैं और ये क्या करती हैं, वहाँ की टर्बिडिटी को कम करती हैं, यानी कि पानी के गंदलापन जो है उसको ख़त्म करती हैं, उसको साफ़ करती हैं पानी को। वो कैसे साफ़ करती हैं कि पानी के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या जो भी फूड होगा उसको ये खा लेंगी, जिससे पानी जो है वो साफ़ हो जाएगा। पानी को क्लियर करने या साफ़ करने के हवाले से ल्यूकॉन स्पॉन्ज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ल्यूकॉन स्पॉन्ज होती है, छोटी सी भी स्पॉन्ज हो तो वो बहुत ज़्यादा पानी को फ़िल्टर करती है, उसको साफ़ करती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक सिंगल स्पॉन्ज है, ल्यूकॉन स्पॉन्ज, जिसका 1 सेंटीमीटर डायामीटर है, यानी कि उसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, और वो हर रोज़ का 20 लीटर जो है पानी जो है उसको फ़िल्टर कर लेती है। ठीक है, यानी कि 20 लीटर पानी, एक छोटी सी स्पॉन्ज जो है जो 10 सेंटीमीटर की है, इतना ज़्यादा वो पानी को फ़िल्टर करती है। ठीक है, रिसेंट इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक ये कहा गया है कि कुछ स्पॉन्जेस ऐसी हैं जो कार्निवोरस भी हैं, यानी कि वो एनिमल्स को खाती हैं। ठीक है, कुछ जो डीप वाटर में यानी कि बहुत गहरे पानी में पाए जाने वाले जो स्पॉन्जेस है, जैसे कि एस्बेस्टोप्लूमा जो है, ये छोटे छोटे क्रस्टेशियंस को कैप्चर कर लेती है। और ये किस तरह उनको कैप्चर करती है कि इसके पास पिक्यूल कवर्ड फिलामेंट्स होते हैं। अब आप यहाँ पर ये पिक्चर देखें तो ये पिक्चर एस्बेस्टोप्लूमा की है और एस्बेस्टोप्लूमा के ये फिलामेंट्स हैं, यानी कि ये ऐसी स्पॉन्ज है जिसके अंदर से फिलामेंट्स निकलते हैं और इन फिलामेंट्स के ऊपर छोटे छोटे आपको जो है स्पिक्यूल्स मौजूद हैं, कांटेदार, और इनको हम कहते हैं कि किलर स्पॉन्जेस हैं, जैसे कि इसके ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि ये समंदर में पाए जाने वाले। नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने इसका मैकेनिज़्म ऑफ फीडिंग बताया है। आप इस पर हेडिंग डाल सकते हो, मैकेनिज़्म ऑफ फीडिंग की। मैकेनिज़्म ऑफ फीडिंग समझने के लिए हम इस पिक्चर को देख लेते हैं जो हमने पहले कोइनोसाइड की पिक्चर देखी थी। आपको पता है कि जो वाटर होता है जब वो स्पॉन्ज के अंदर एंटर होता है तो फिर वो गुज़रता है इन कोइनोसाइड से। ठीक है, कोइनोसाइड की कॉलर से होके गुज़रता है, फिर कॉलर से होके पानी जो है बाद में उसकी जो सेंट्रल कैविटी है जिसको स्पॉन्जोसिल कहते हैं उसमें चला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जब वो कॉलर के पास जाता है तो वहाँ पर जो है जो फूड पार्टिकल्स पानी में जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और फिर कॉलर से पानी जब वो गुज़र के वो बाद में इसकी कॉलर के जो दूसरे सिरे पर जो ओपन एंड है कॉलर का, यानी कि जो चैम्बर है, इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, अब हमारे पास अपने यहाँ पर अगर आप इस पिक्चर पे देखें तो यहाँ पर लिखा है ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स। जब पानी इसके ऊपर से गुजरा, यहाँ पर इन्होंने पानी का पाथवे दिखाया है कि ये कॉलर से गुजर रहा है पानी। ठीक है, तो जब पानी इसके ऊपर से गुजरा तो उसके ऊपर फूड पार्टिकल्स जो हैं वो इस कॉलर के ऊपर ट्रैप हो गए हैं। ठीक है, अब वो फूड पार्टिकल्स जो हैं वो माइक्रोविलाई, आपको पता था कि कॉलर जो है वो माइक्रोविलाई की बनी हुई है, लंबाई के रुख के माइक्रोविलाई हैं। वो फूड पार्टिकल्स जो है वो माइक्रोविलाई के अलॉन्ग मूव करते जाएंगे और फिर वो बेस ऑफ द कॉलर पे जाएंगे और वहाँ पर जाके वो फूड वैक्यूल में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, यानी कि जो फूड पार्टिकल है जब ही वो फूड पार्टिकल्स इस तरफ जाएगा एक फूड वैक्यूल बन जाएगा और उसके अंदर वो फूड पार्टिकल चला जाएगा। फिर उसके बाद फूड वैक्यूल जो है उसके अंदर फूड की डाइजेशन होती है, इसके अंदर लाइसोसोमल एंजाइम्स अपने एंजाइम रिलीज़ करते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर जो है एसिडिक पीएच होती है, पीएच की तब्दीली आती है, पीएच ज़्यादा एसिडिक हो जाती है और फूड की डाइजेशन हो जाती है। ठीक है, अब जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, कंप्लीट फूड की डाइजेशन नहीं होती, तकरीबन पार्शल डाइजेशन होती है फूड की। जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है वो फिर अमीबॉइड सेल्स को पास कर दिया जाता है। आपने देखा था यहाँ पर कि इसके अंदर अमीबॉइड सेल्स भी मौजूद था। ये इन कोइनोसाइट्स के साथ ही यहाँ पर अमीबॉइड सेल है, तो फूड जो है वो इस
क्वाइनोसाइड से निकल के बाद में मोबाइल सेल तक पहुंचा देगा। फिर मोबाइल सेल क्या आते हैं, ये मूव कर सकते हैं और ये पूरी स्पॉन्ज में मूव करते हैं और फूड को जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है जी। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि सिर्फ और सिर्फ फूड की फ़िल्टरेशन यानी कि वाटर फिल्ट्रेशन के ज़रिए से फीडिंग नहीं होती, और भी मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए से ये खाना खाते हैं। एक मैकेनिज़्म है इनके पास जो है फिगोसाइटोसिस का मैकेनिज़्म है। ठीक है, फिगोसाइटोसिस ये किस तरह करते हैं कि जो पिनेकोसाइट्स होते हैं ना, जो लार्जर फूड पार्टिकल्स होते हैं, उनको ये सेल्स इनगल्फ कर लेते हैं, फिगोसाइटोज कर लेते हैं। जो हमारे पास ये तो सादा सी स्पॉन्ज है, ये एस्कॉन स्पॉन्ज आपको दिखाई हुई है इन्होंने, लेकिन जो हमारे पास दूसरी स्पॉन्जेस हैं जैसे कि हमारे पास है साइकॉन या हमारे पास ल्यूकॉन स्पॉन्जेस हैं। जैसे कि हमारे पास ये साइकॉन स्पॉन्ज है, इसके अंदर अगर आप देखें तो इसकी ये जो इनकरेंट कैनाल है, ये इनकरेंट कैनाल की जो बिल्कुल बाहर ग्रीन कलर के सेल्स हैं, दीज आर द ये ग्रीन कलर के सेल्स जो है ना, ये हमारे पास बिल्कुल आउटर जो सेल्स हैं, इनको हम कहते हैं कि दीज आर पिनेकोसाइट्स। तो ये पिनेकोसाइट्स इस केस में इन करंट कैनाल की जो लाइनिंग पे पिनेकोसाइट्स हैं, ये फेगोसाइटोज कर लेंगे फूड पार्टिकल्स को। ठीक है, इसका मतलब है एक मैकेनिज़्म इनके अंदर फेगोसाइटोसिस भी है, और इसके अलावा एक और इनके अंदर मैकेनिज़्म है, वो है कि ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं पानी में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है ना, हमारे पास जो समंदर के अंदर ये रहते हैं, तो समंदर में हल हुए हुए न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो इनकी जो बॉडी वॉल है वो क्या करेगी, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो तीसरा मेथड है इनके अंदर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो फीडिंग के इनके 3 मैकेनिज्म है, एक फ़िल्टर फीडिंग है, दूसरा इनके अंदर है फेगोसाइटोसिस, और तीसरा है एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन किस तरीके से करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से ये एब्जॉर्प्शन करते हैं। इस नेक्स्ट पैराग्राफ में जहाँ पर इन्होंने बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कैनाल सिस्टम लिखा है, यहाँ पर आप हेडिंग डालें एक्सक्रीशन और गैशियस एक्सचेंज की। और इसमें इन्होंने कहा है इस पूरे पैराग्राफ में कि इनके अंदर एक्सक्रीशन किस तरीके से होती है और गैसेस का एक्सचेंज किस तरीके से होता है। चूँकि देखिए आप इसके अंदर बहुत सारी कैनाल्स हैं, इन करंट कैनाल है, एक्स करंट कैनाल है, और इसके अलावा इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में वाटर जो है इनकी बॉडी से सर्कुलेट करता रहता है। तो इसका मतलब है कि स्पॉन्ज की जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो हर वक्त पानी के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं, और इसी तरह पानी के अंदर ये अपने नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो फेंक देते हैं, और गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो भी डिफ्यूजन के ज़रिए से होता है। डिफ्यूजन के ज़रिए से यानी कि सिंपली इसकी बॉडी के सेल्स से डिफ्यूज़ होके जो वेस्ट होते हैं बाहर निकल जाते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो भी डिफ्यूज़ होके इनकी बॉडी के अंदर एंटर होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के ज़रिए से इनकी बॉडी से निकल के पानी में चली जाती है। उसके बाद इन्होंने बताया है नेक्स्ट पैराग्राफ अगर आप इसका देखें, इनका नर्वस सिस्टम इन्होंने डिस्कस किया हुआ है, सेंसरी एंड नर्वस सिस्टम। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सेंसरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। अब आप इसमें से इन्होंने ये बताया है कि जो स्पॉन्जेस होते हैं इनके पास कोई भी नर्व सेल्स नहीं होते। ठीक है, स्पॉन्जेस के पास कोई भी न्यूरॉन्स नहीं होती। ठीक है, जिससे वो अपने बॉडी के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करें। जैसे कि हमारे अंदर मोटर न्यूरॉन है, सेंसरी है, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स है, जिससे हम अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह स्पॉन्जेस के अंदर कोई भी ऐसी न्यूरॉन्स नहीं होती जिससे वो अपनी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस करें, कि वो उनको पता हो गया उन्होंने अपनी बॉडी को कैसे मूव करना, कि पूरी बॉडी में एक कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, अब ये किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं कि समटाइम्स क्या होता है कि इनको एक स्टिमुलस मिलता है, और ये स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं कुछ सेल्स, यानी कि जिन सेल्स को स्टिमुलस मिलेगा बस वही सेल्स रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप सब हेडिंग डाल सकते हैं कोऑर्डिनेशन ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। यहाँ पर आप हेडिंग डालें कोऑर्डिनेशन ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है कि हमारे पास जो कुछ स्पॉन्जेस होती हैं, हमने उनको देखा है कि जब सूरज की रोशनी जो है, जब सनराइज़ करने वाला होता है, ठीक है ना, अभी सूरज जो है वो भी हुआ नहीं है, मतलब अभी रोशनी कम है, उस टाइम पर यानी कि आप समझ लें कि फ़जर की अज़ानों के टाइम पर जो होता है स्पॉन्जेस की जो वाटर की सर्कुलेशन होती है उस टाइम पर मिनिमम होती है, और मैक्सिमम इसकी कब होती है वाटर की सर्कुलेशन पानी में, जब सूरज जो होता है ना वो हमारे पास अभी गुरूब होने से थोड़ी देर पहले का टाइम। ठीक है, यानी कि जिस टाइम पर रोशनी होती है और जो ही गुरूब हो जाता है सूरज, उसके बाद वाटर सर्कुलेशन ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो लाइट है, इससे यही समझ आती है कि लाइट की प्रेजेंस में वाटर की सर्कुलेशन होती है और लाइट की एब्सेंस में वाटर की सर्कुलेशन नहीं होती। मिसाल के तौर पर जब इन्होंने कहा कि सनराइज़ के टाइम पर,
ठीक है। जिस टाइम पे सनराइज़ अभी नहीं हुआ हुआ, अभी होने वाला है, उस टाइम पे अंधेरा होता है, तो उस टाइम पर रोशनी नहीं होती, तो उस टाइम पर वाटर की सर्कुलेशन मिनिमम होगी। और जिस टाइम पर सन सेट यानी कि सूरज ने ग़रूब होना है, उससे थोड़ी देर पहले जब रोशनी होती है, उस टाइम पर मैक्सिमम जो है वाटर की सर्कुलेशन होती है। तो इसका मतलब है लाइट जो होती है वो इसके अंदर वाटर की सर्कुलेशन करवाती है। लेकिन लाइट कैसे वाटर की सर्कुलेशन कराती है? क्योंकि लाइट जो है ना वो पोरोसाइट्स की कंस्ट्रक्शन को, यानी कि पोरोसाइट्स के बंद होने को रोकती है, जिसकी वजह से पोरोसाइट बंद नहीं होते और वो खुले रहते हैं, और वाटर जो है इसके अंदर से मूव करता रहता है। ऑस्टिया खुले रहते हैं, वाटर ऑस्टिया से मूव करता रहता है और इन करंट कैनाल्स के अंदर जाता रहता है। ठीक है। अब आगे से नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर लिखें कोऑर्डिनेशन ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स। यहाँ पर ये हेडिंग आएगी कोऑर्डिनेशन ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है। अभी इन्होंने कहा है कि कम्युनिकेशन कुछ होती है वो इनके अंदर इंटरनल कम्युनिकेशन भी होती है सेल्स के अंदर। ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने देखा कि अचानक से स्पॉन्ज जो है कोई एक्सटर्नल कॉज नहीं, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस भी नहीं मिला, लेकिन अचानक से स्पॉन्ज की वाटर सर्कुलेशन जो है वो अचानक से स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है। ये क्यों होती है? इसका पॉसिबल मैकेनिज़्म ये बताया गया है, साइंटिस्ट ने ये कहा है कि कोएनोसाइट्स होते हैं वो अचानक से अपना जो काम करना है उसको बंद कर देते हैं, उसको सीज़ कर देते हैं। ठीक है। जब कोएनोसाइट्स मूव नहीं करेंगे, वाटर करंट्स क्रिएट नहीं होंगी, पानी अंदर नहीं आएगा। ठीक है। ये वो अचानक से करते हैं या ठहर ठहर के करते हैं। ठीक है। ये इसका मतलब है कि इससे हम ये कह सकते हैं कि कोएनोसाइट्स के अंदर कोई किसी किस्म की कोई इंटरनल कम्युनिकेशन मौजूद है। ठीक है। अभी कम्युनिकेशन किस तरीके से होती है, किसी न्यूरॉन के ज़रिए से होती है, किस चीज़ के ज़रिए से होती है, हमें इसका नहीं पता, अननोन है ये। इसका किस तरीके से ये इंटरनल कम्युनिकेशन होती है इसके बारे में हमें नहीं पता। तो इन्होंने कहा है कि शायद अमीबॉयड सेल्स जो होते हैं उनके पास कोई केमिकल मैसेज होता है और वो उस केमिकल मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ आइंस की मूवमेंट हो जाती है तमाम सेल्स के ऊपर, जिसकी वजह से ये कंट्रोल होता है। ये जो हमारे पास कोएनोसाइट्स की जो सीजिंग एक्टिविटी है वो इस तरीके से कंट्रोल होती है। ठीक है। तो ये इस पैराग्राफ में इन्होंने ये बताया। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिप्रोडक्शन। स्पॉन्जेस जो होते हैं दे आर मोनोइशियस। ठीक है। अब आपने ये टर्म अच्छे से याद रखनी है कि मोनोइशियस क्या होता है। ठीक है। मोनोइशियस ये होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हो, यानी कि दोनों सेक्सेस उसके एक ही इंडिविजुअल के अंदर मौजूद हैं। ठीक है। तो ये सेल्फ फर्टिलाइज़ नहीं करते। अगर जारी बात है उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा तो वो अपने अंदर ही एग्स बनेंगे, उसके अपने अंदर ही स्पर्म्स बनेंगे, तो उसको तो फिर किसी और के साथ रिप्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, कि अगर उसके अपने अंदर ही जो है फर्टिलाइजेशन हो जाए। लेकिन इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो है वो एग और स्पर्म एक ही टाइम पर प्रोड्यूस नहीं करता कि वो एग्स जो हैं वो स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाएं। यानी कि एक इंडिविजुअल के अंदर एग्स और स्पर्म एक टाइम पर नहीं बनते कि वो स्पर्म्स जो हैं उसी की बॉडी के अंदर के एग्स जो हैं उनको फर्टिलाइज़ कर दें। ठीक है। बल्कि डिफरेंट टाइम पर एग्स और स्पर्म्स बनते हैं, इसलिए इनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अब इनमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर स्पर्म किस तरह बनता है। ठीक है ना। स्पर्म इनमें इस तरीके से बनता है कि इनके अंदर जो जिन कोएनोसाइट्स ने स्पर्म में तब्दील होना होता है, इनके अंदर बेसिकली कोएनोसाइट्स स्पर्म में चेंज हो जाते हैं। जिन कोएनोसाइट्स ने स्पर्म में चेंज होना होता है वो सबसे पहले अपनी कॉलर को लूज़ कर देते हैं, कॉलर उनकी ख़त्म हो जाती है, फ्लैजेला भी उनका ख़त्म हो जाता है, और फिर वो मियोसिस करते हैं। मियोसिस के बाद में वो स्पर्म में तब्दील हो जाते हैं, और जो स्पर्म होता है वो फ्लैजेला कंटेनिंग होता है, वो फ्लैजेलेटेड स्पर्म होता है। ठीक है। अब हम दूसरे डिस्कस कर लेते हैं कि किन सेल्स जो होते हैं वो कौन से सेल्स हैं जो एग में तब्दील होते हैं। तो ये भी कोएनोसाइट्स जो होते हैं वही एग में तब्दील होते हैं, और समटाइम्स कोएनोसाइट्स एग्स में तब्दील होते हैं। कुछ केसेस के अंदर हमारे पास अमीबॉयड सेल्स भी एग में तब्दील हो जाते हैं। होता क्या है कि कोएनोसाइट्स या अमीबॉयड सेल्स क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं, और मियोसिस के बाद में वो एग्स में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है। अब हमारे पास एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन किस तरह होगी, हमने बात की है कि एक स्पॉन्ज में एग होगा और एक में स्पर्म होगा। ठीक है। तभी इसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन हम इसे कहेंगे। जो एग्स होते हैं ना वो मीज़ोहाइल जो होती है ना उसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है। जबकि स्पर्म जो होंगे ना वो जो भी जिस भी स्पॉन्ज से निकलेंगे वो उसके
एग्ज़िट से निकलेंगे, यानी कि उसकी ऑस्क्यूलम से निकलेंगे, और फिर बाद में वो पानी के अंदर शामिल हो जाएंगे। और फिर वो स्पर्म वाला पानी जब किसी दूसरी स्पॉन्ज के अंदर दाखिल होगा तो इन करंट वाटर के साथ, यानी कि अंदर दाखिल होने वाले पानी के साथ वो आ जाएगा और उसके अंदर स्पर्म्स भी होंगे। फिर उसके बाद जब वो पानी अंदर आएगा स्पॉन्ज के अंदर, तो स्पर्म्स जो होंगे वो कोएनोसाइट्स जो होते हैं वो जब फ़िल्टर वाटर की फ़िल्ट्रेशन करेंगे तो वो स्पर्म्स को ट्रैप कर लेंगे, और जिस तरह खाने को ट्रैप करते हैं उसी तरह स्पर्म्स को ट्रैप करेंगे, और स्पर्म्स को वो वैक्यूल में ले जाएंगे। जैसे कि हमने देखा था कि वो फूड का भी फूड वैक्यूल बनाते हैं, ऐसा स्पर्म का स्पर्म वैक्यूल बन जाएगा। जिस कोएनोसाइट के अंदर स्पर्म मौजूद होगा और वैक्यूल के अंदर होगा, वो कोएनोसाइट अपना फ्लैजेला लूज़ कर देगा और वो अमीबॉइड हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि वो अमीबॉइड सेल बन जाएगा, अपनी कॉलर भी छोड़ देगा, अपना फ्लैजेलम भी ख़त्म कर देगा और अमीबॉइड बन जाएगा। फिर वो अमीबॉइड जो हमारे पास सेल होगा जिसके अंदर फ्लैजेला है, जिसके अंदर स्पर्म है, वो मूव करके एग के पास चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें पूरे में ये है कि हमारे पास जो समझ लें कि हमारे पास दो स्पॉन्जेस हैं, एक मेल स्पॉन्ज है और एक फ़ीमेल स्पॉन्ज है, ठीक है। तो जो मेल स्पॉन्ज है उससे जो होते हैं स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्म्स हमने देखा कोएनोसाइट से बनते हैं, ठीक है, और किस तरीके से बनते हैं वो भी हमने देखा। फिर पानी में चले जाते हैं वो स्पर्म्स, और फिर जब फीमेल स्पॉन्ज जिसकी मीज़ोहाइल के अंदर एग मौजूद है, वो जब उसके अंदर पानी आएगा, उसके इन करंट वाटर के अंदर स्पर्म्स होंगे, तो कोएनोसाइट उसको ट्रैप कर लेंगे, ठीक है। और उसको जब जो उनसा कोएनोसाइट को ट्रैप करेगा, वो स्पर्म उसके फूड वैक्यूल के अंदर चला जाएगा, और वो कोएनोसाइट जो है वो चेंज हो जाएगा अमीबॉइड सेल में, और फिर बाद में वो अमीबॉइड सेल जिसमें स्पर्म है वो एग तक ले जाएगा स्पर्म को, फिर बाद में फर्टिलाइजेशन इस तरीके से हो जाएगी एग और स्पर्म की, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपने हेडिंग डालनी है डेवलपमेंट की, ठीक है। डेवलपमेंट जो होती है वो ज़्यादातर मीज़ोहाइल में ही होती है, यानी कि जब जाइगोट बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद में तो उसकी डेवलपमेंट मीज़ोहाइल में होती है, ठीक है। फिर जाइगोट में क्या होता है, क्लीवेज होती है डेवलपमेंट के दौरान में, जिसके नतीजे में हमारे पास लार्वा जो बनता है वो फ्लैजेलेटेड लार्वा होता है, ठीक है ना। तो लार्वा की डेफिनेशन यहाँ पे बताई है कि ये एक इमेच्योर स्टेज होती है जिसके स्ट्रक्चर के अंदर बड़ी तेज़ी से चेंज आता है और फिर वो एडल्ट बॉडी में तब्दील हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जी लार्वा जो है वो इसके मीज़ोहाइल से बाहर निकल जाएगा, यानी कि डेवलपमेंट जो है सारी वो मीज़ोहाइल में ही होगी जाइगोट की, और लार्वा भी उधर बनेगा। फिर लार्वा जो है वो मीज़ोहाइल से ब्रेक करके यानी कि बाहर निकल जाएगा, और वाटर के ज़रिए से लार्वा जो है वो पानी से बाहर निकल जाएगा, स्पॉन्ज से बाहर ऑस्कुलम के ज़रिए से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जी 2 दिन तक वो फ्रीली स्विम करेगा, ठीक है। और फिर बाद में यानी कि 2 दिन तक वो तैरता रहेगा, और उसके बाद फिर में वो सबस्ट्रेट पे सेटल हो जाएगा, किसी भी सरफेस के ऊपर जाके बैठ जाएगा, सेट कर जाएगा। और फिर बाद में जब आहिस्ता आहिस्ता जब सरफेस के साथ सेटल कर जाएगा तो वो ग्रो करके एक अडल्ट बॉडी फॉर्म एज्यूम कर लेगा। ये फिगर इन्होंने आपकी बुक में दिखाई है 9.8 A और B, ये हम देख लेते हैं। इस पिक्चर में इन्होंने हमें लार्वा दिखाए हैं। इन्होंने कहा है कि ज़्यादातर जो स्पॉन्जेस होती हैं उनके पास पेरन काइम्यूला लार्वा होता है। इसका नाम आपने याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आपको पता होना चाहिए कि स्पॉन्जेस के अंदर कौन कौन से लार्वा होते हैं, ठीक है। एक तो पेरन काइम्यूला लार्वा है और दूसरा एम्फीब्लास्टुला लार्वा है, ठीक है जी। पेरन काइम्यूला लार्वा जो होता है इसका अगर हम साइज़ देखें तो 0.2 मिलीमीटर होता है, ठीक है। अगर हम इस लार्वा का स्ट्रक्चर देखें बॉडी का, तो इसकी जो बिल्कुल टॉप लेयर है इसमें वो फ्लैजेलेटेड सेल जो होते हैं वो लार्वा की आउटर सरफेस को कवर कर रहे हैं। ये सेल्स हैं जिनके ऊपर फ्लैजेला है, ये पूरे इसकी सरफेस को कवर कर रहे हैं, तो ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये लार्वा जो होता है ये किसी भी सरफेस के साथ जाके जब अटैच हो जाता है तो इस लार्वे के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। इसमें क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट सेल्स होते हैं ये अपने फ्लैजेला को लूज़ कर देते हैं, और फिर वो सेल्स जो होते हैं जो अपने फ्लैजेला लूज़ करते हैं वो इस पूरे लार्वा की बॉडी के अंदर की तरफ चले जाते हैं, और उसके बाद जो अंदर जब जाते हैं अंदर जाके ये बना देते हैं कोएनोसाइट्स, ठीक है। जबकि जो बिल्कुल अंदर वाले सेल्स हैं वो अंदर से बाहर निकल के इसकी सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। और इसकी सरफेस के ऊपर आ जाते हैं और इसके तमाम इतराफ़ के ऊपर चले जाते हैं, यानी कि पेरिफ्री पे चले जाते हैं, और वो तब्दील हो जाते हैं पिनेकोसाइट्स के अंदर, ठीक है। यानी कि इसके अंदर क्या हुआ है कि जो अंदर वाले सेल्स हैं वो बाहर आके इन्होंने पिनेकोसाइट्स बना दिए, और जो बाहर वाले फ्लैजेलेटेड सेल्स हैं उन्होंने फ्लैजेला लूज़ करके वो अंदर चले गए थे और अंदर जाके उन्होंने कोएनोसाइट्स बना दिए हुए हैं,
ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास दूसरा, अगर हम यहाँ पर देखें ज़रा, आप यहाँ पर ये देखें ज़रा, ये देखें फ्लैजेलेटेड सेल्स अगर आप देखें तो ये अंदर आ गए और बाहर जो है वो पिनेकोसाइट्स चलेंगे। अब हम आते हैं दूसरे टाइप के लार्वे की तरफ, ठीक है। एम्फीब्लास्टुला लार्वा है। कुछ स्पॉन्जेस जो होती हैं उनके पास एम्फीब्लास्टुला लार्वा होता है, ज़्यादातर के पास पेरेन्काइम्यूला होता है। एम्फीब्लास्टुला लार्वा जो होता है वो 0.2 मिलीमीटर का होता है। ये अंदर से आपको नज़र आ रहा है खोखला है, अंदर से हॉलो है, ठीक है। और इसमें हाफ जो लार्वा होता है वो नॉन फ्लैजेलेटेड सेल्स पर मुश्तमिल होता है और हाफ जो होता है वो फ्लैजेलेटेड सेल्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। उसके बाद जब ये सेटल कर जाता है तो इसके जो फ्लैजेलेटेड सेल्स होते हैं वो इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो में चले जाते हैं, यानी कि जो ब्लू वाले सेल्स थे जो फ्लैजेलेटेड थे वो अंदर वाली साइड पर चले गए हैं, ठीक है। और वो तब्दील हो जाते हैं कोइनोसाइट्स में अंदर जाके। और जो नॉन फ्लैजेलेटेड सेल्स हैं, यानी कि जो ब्राउन वाले सेल्स हैं, वो बाहर की तरफ सरफेस पे आ गए हैं और वो बना देते हैं पिनेकोसाइट्स, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने ये देखें यहाँ पर इसको दिखाया है कि ये अंदर जाके कोइनोसाइट्स में चेंज हो गए हैं और इन्होंने बाहर पिनेकोसाइट में तब्दील हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने ये देखें ये एक स्ट्रक्चर दिखाया है, इसको जेम्यूल कहते हैं। जेम्यूल का साइज़ अगर हम देखें तो 0.9 मिलीमीटर होता है। ये रेजिस्टेंट कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली इट इज़ अ कैप्सूल जो कि रेजिस्टेंट है, ठीक है, यानी कि ये बुरे हालात में तो इस एनिमल को ज़िंदा रखता है, ठीक है। इस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर मैसिव्स ऑफ अमीबॉइड सेल्स हैं। अंदर आप देखो कि छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली इसमें उसको बड़ा करके थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर मैस ऑफ अमीबॉइड सेल्स हैं, ढेर सारे अमीबॉइड सेल्स के अंदर मौजूद हैं, ठीक है जी। उसके बाद जेम्यूल जो होते हैं ये तब इसके जितने भी अमीबॉइड सेल हैं ये बाहर रिलीज़ कब होते हैं, जब ये जेम्यूल जो होता है ना अमूमन एक स्पॉन्ज के अंदर होता है, वो इसकी पेरेंट स्पॉन्ज होती है। जब वो पेरेंट स्पॉन्ज मर जाती है ना तो उसके बाद जो है ये जेम्यूल जो होता है अपने अंदर के सारे अमीबॉइड सेल्स को रिलीज़ कर देता है वाया माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के ज़रिए से ये सारे अमीबॉइड सेल्स बाहर निकल आते हैं, ठीक है। और अमूमन जो उसकी पेरेंट स्पॉन्ज है वो विंटर में डाई करती है, ठीक है। और विंटर में वो मर जाती है और आहिस्ता आहिस्ता जो ही जब हालात बेहतर होते हैं अमीबॉइड सेल्स जो है वो माइक्रोपाइल के ज़रिए से बाहर निकलते हैं और वो नई स्पॉन्ज बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ दिखाई है, यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप्स की टाइप्स होती हैं, एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। उसकी से इन्होंने पिक्चर ली हुई है ये जेम्यूल की। और ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का जेम्यूल है जिसका नाम है डोसिलिया ब्राउनी, ठीक है। इसका डायमीटर क्या है 0.5 मिलीमीटर और इसके ऊपर एक शेल मौजूद है जो कि स्पिक्यूल्स का है और स्पॉन्जिन का है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने जो अभी तक इसमें देखा, हमने इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था और इसके अंदर डेवलपमेंट देखी कि किस तरीके से इसमें डेवलपमेंट होती है। तो स्टूडेंट्स ये सारा जो हमने देखा था ना यहाँ तक, ये जो लार्वा के बारे में, ये हमारे पास एक्चुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट था। और ये जो हमने जेम्यूल का स्ट्रक्चर देखा है, एक्चुअली जेम्यूल के ज़रिए से जो रिप्रोडक्शन होती है ना वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमूमन किस तरीके से होती है कि जो एक स्पॉन्ज है वो एसेक्सुअली अपनी बॉडी के अंदर एक जेम्यूल बना लेती है और फिर बाद में जब सर्दियाँ आती हैं अगर स्पॉन्ज मर जाएगी तो जेम्यूल स्पॉन्ज के अंदर ही रहेगा और जो ही स्प्रिंग आएगी तो आपको जब हालात बेहतर होते हैं तो अमीबॉइड सेल्स जो है वो माइक्रोपाइल ओपनिंग से बाहर रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। और फिर बाद में एक नई स्पॉन्ज इस तरीके से बन जाती है, ठीक है। और एक लास्ट में इन्होंने बताया है कि रीजनरेशन की पावर होती है, आप हेडिंग डाल सकते हो रीजनरेशन की, कि स्पॉन्जेस के पास ये पावर होती है कि वो रीजनरेट कर सकते हैं, वो रीजनरेट कर सकते हैं। और अगर ये देखा गया कि अगर स्पॉन्ज का कोई सा भी हिस्सा अगर टूट जाता है तो वो अपना नया पार्ट जो है वो दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर इस लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इससे पहले ऊपर वाला सारा पोर्शन जो था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का था। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जेम्यूल का आ सकता है, आप पूछते हो लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स में कोई भी मेंटेनेंस फंक्शन में ऐसे फीडिंग पूछ सकते हैं, फीडिंग के मेथड्स इनमें कौन कौन से हैं। आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में रिप्रोडक्शन पूछी जा सकती है स्पॉन्जेस की, ठीक है ना। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फाइलम पोरीफेरा। अब नेक्स्ट फाइलम हमने पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में, फाइलम नाइडेरिया।